उत्तराखंड में महामारी घोषित हुआ ब्लैक फंगस। कोरोना के बीच तेजी से फैला संक्रमण। अभी अभी उत्तराखंड में आज 2,903 लोग कोरोना पॉजिटिव, 64 लोगों की मौत, 8,164 लोग स्वस्थ। मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ाएंगे निजी स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया सख्त आदेश। कोरोना की दूसरी लहर में अब बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित। इस बारे में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप निगम जी से बातचीत की। कोरोना हालात पर नैनीताल हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र और राज्य सरकार को लगाई फटकार। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर के अंदर प्रवेश न दिए जाने पर आंदोलन शुरू किया। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हाहाकार मचा रही है और लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। लोग तीव्रता से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। कोविड के खिलाफ यह जंग दिन प्रतिदिन मुश्किल साबित हो रही है, मगर यह जंग केवल कोरोना वायरस तक सीमित नहीं है। अब कोरोना के साथ ही एक और गंभीर समस्या ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग परेशानी में आ रखा है। कोरोना से जूझ रहे और रिकवर हुए लोगों के बीच ब्लैक फंगस तेजी से देखने को मिल रहा है, जो कि जानलेवा साबित हो रहा है। यह एक प्रकार का जानलेवा फंगस होता है जो कि अधिकांश समय तक घातक साबित हो रहा है और लोगों की जान ले रहा है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में बढ़ते हुए ब्लैक फंगस के केसों को देखते हुए इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में आज 2,903 लोग कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं थम रहा है। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में कुल मिलाकर 64 लोगों की मौत हुई है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 8,164 लोग स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं। बीते 24 घंटों में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में 221, बागेश्वर में 40, चमोली जिले में 160, चंपावत में 89, देहरादून में 610, हरिद्वार में 465, नैनीताल से 256, पौड़ी गढ़वाल से 297, पिथौरागढ़ से 112, रुद्रप्रयाग से 131, टिहरी गढ़वाल से 281, उधम सिंह नगर से 183 और उत्तरकाशी से 58 लोग कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं। कोरोना काल में एक बार फिर सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन मोड पर हो रही है। शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि इस दौरान स्कूल संचालक ट्यूशन फीस में केवल शिक्षण शुल्क ले सकते हैं, लेकिन कई स्कूलों ने चालाकी से ट्यूशन फीस में स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, लाइब्रेरी आदि के शुल्क को शामिल करते हुए ट्यूशन फीस को काफी बढ़ा दिया है। कई अभिभावकों ने इसे लेकर शिक्षा विभाग से शिकायत की थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग मनमाने ढंग से ट्यूशन फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। कोरोना वायरस की चल रही घातक दूसरी लहर में बच्चे भी गंभीर लक्षणों के साथ कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, जो अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों और बुजुर्गों की देखरेख के लिए लोग हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हैं। कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये युवाओं और छोटे बच्चों में तेजी से फैल रहा है। हमने बच्चों को लेकर कोरोना से बचने के लिए क्या एहतियात बरतें, इसके लिए चैनराय जिला महिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप निगम जी से खास बातचीत की। कोविड चल रहा है और ये सेकेंड वेव में ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, तो इसमें परिवार वालों को क्या खास एहतियात बरतनी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो उसमें बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा प्रभावित हुए थे, लेकिन इस बार ये देखा गया है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ उसमें मिडिल एज ग्रुप के लोग और छोटे बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि इसके बाद की जो वेव आएगी उसमें छोटे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उसका एक कारण ये भी है कि 18 साल की ऊपर के लोग वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन अभी भी बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन आपका उपलब्ध नहीं है। तो बच्चों के बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों के लिए हैंड हाइजीन का फॉलो करें, मतलब बार बार हाथ धोएं, बच्चों को भीड़ में ना ले जाएं और बच्चों की डाइट अच्छी रखें जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहे। अभी हमारे पास कोई बच्चों की वैक्सीन नहीं है और ऐसी कोई टैबलेट भी नहीं है जिससे हम बच्चों को इस बीमारी से बचा सकें।
सर, युवाओं और बुजुर्ग के मुकाबले में बच्चे इस फर्स्ट वेव में कम संक्रमित हुए थे, पर अब सेकंड वेव में बच्चे आ रहे हैं, प्लस एक ब्लैक फंगस भी इसमें आ गया है। तो इसके दौर मतलब पेरेंट्स जब खुद अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो बच्चों को कैसे अपने से दूर रखें, या क्या प्रिकॉशंस ऐसा लें जिससे कि वो बच्चों को संक्रमित होने से बचा सकें? जैसा कि मैंने बताया कि अभी वर्तमान में बच्चों के लिए कोई वैक्सीन और कोई टैबलेट उपलब्ध नहीं है। अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति, माँ के अलावा, अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वो अपने आप अलग कमरे में रहेगा और उसी कमरे में अपना खाना पीना सारी दिनचर्या करेगा। बच्चों को किसी भी बीमार व्यक्ति से दूर रखना चाहिए। किंतु अगर बच्चा छोटा है और उसकी माँ कोविड पॉजिटिव है तो इस परिस्थिति में माँ पूरे हैंड हाइजीन रख के, मास्क लगा के बच्चे को दूध पिला सकती है। दूसरी स्थिति ये होती है कि बच्चा पॉजिटिव है और माँ नेगेटिव है। इस स्थिति में भी माँ पीपी किट पहन के अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है। लेकिन अगर माँ बच्चा दोनों पॉजिटिव हैं तो माँ और बच्चे दोनों एक साथ रह सकते हैं और माँ बच्चे की देखभाल कर सकती है। ये भी ध्यान रखना होता है कि बच्चों को घर के बुज़ुर्गों से एकदम दूर रखा जाए, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। अगर वो उससे इन्फेक्टेड होते हैं तो उनमें जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग सोचते हैं कि अगर बच्चा इन्फेक्ट हो गया तो उसमें जान जाने का खतरा ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। आमतौर पे बच्चों में कोविड इन्फेक्शन 60 से 70% बहुत माइल्ड रहता है। सिर्फ 10 से 15% बच्चे होते हैं जिसमें इन्फेक्शन थोड़ा मॉडरेट होता है। उसमें से भी 1 से 2% होते हैं जिसमें आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक ब्लैक फंगस की बात है, उसमें बच्चों की संभावना बहुत कम होती है। जो ब्लैक फंगस होता है वो हायर एज ग्रुप में होता है। उन लोगों को होता है जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिन्होंने झोला छाप डॉक्टरों से बिना किसी ठीक से अपनी जांच कराए हुए स्टेरॉयड लिए हैं और अपनी शुगर पे कंट्रोल नहीं रखा है। सर, अगर बच्चा पॉजिटिव हो जाता है तो माता पिताओं को मतलब किन लक्षण, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको माता पिताओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बच्चा पॉजिटिव हो? आमतौर पे जो कोविड के लक्षण हैं, बच्चों में कोविड की बीमारी को तीन कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। एक माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक, दूसरा मॉडरेट और तीसरा सीवियर होता है। जो माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं उनके लक्षण बहुत सामान्य से होते हैं कि उन्हें हल्का बुखार होगा, गले में खराश होगी, खांसी होगी, जुकाम होगा, या उल्टी दस्त भी हो सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों में अगर हम उसको कोविड तब सस्पेक्ट करेंगे कि वो किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आया हो। अगर वो बच्चा किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आया है तो हम उसकी RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएंगे। और आमतौर पर बच्चों को कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उसको सिम्टोमेटिक दवाएं दी जाती हैं। जैसे कि अगर उसको बुखार है तो पैरासीटामोल दे देते हैं, अगर खांसी जुकाम है तो कोई एंटी एलर्जिक दे दी जाती है अगर बच्चे का। लेकिन हमें रोज़ उसका दिन में 3 बार बुखार नापना होता है और उसकी ऑक्सीजन चेक करनी होती है। अगर उसकी ऑक्सीजन 94 से ऊपर है और उसका बुखार 100 के नीचे है तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और अपने आप कोई भी दवाएं नहीं देनी है। सर, जैसा आपने कहा ऑक्सीजन नापना है, क्या न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए, जहाँ भी न्यूबॉर्न बेबी हो रही हैं, क्या उनके पेरेंट्स को ऑक्सीमीटर अपने घर में रखना चाहिए? आज की परिस्थिति में हर परिवार में एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक थर्मामीटर ये होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी व्यक्ति जिसको आप इस बात का शक है कि उसे कोविड हो सकता है तो वो अपने बच्चों का SpO2 ज़रूर चेक करें। बच्चों का भी, एडल्ट का भी ऑक्सीजन जो है 94% से ऊपर रहना चाहिए। बच्चों के लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हमें बच्चे की सांस की गति को देखना, क्योंकि बच्चों की उंगलियां छोटी होती हैं और बच्चों को जब भी हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो बच्चे अपना हाथ हिला देते हैं तो उसमें रीडिंग कभी कभी सही नहीं आती है। तो उसके लिए अगर बच्चे की सांस की गति को हम देखें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उस समय बच्चे को आने वाले निमोनिया का पता चल जाता है। आमतौर पे अगर बच्चा 2 महीने से कम है तो उसकी सांस की गति 60 से कम रहनी चाहिए। 2 महीने से 1 साल के बच्चे की सांस की गति 50 से कम रहनी चाहिए। 1 साल से
5 साल के बच्चे की सांस की गति 1 मिनट में 40 से कम रहनी चाहिए और 5 साल से ऊपर के बच्चे की सांस की गति 1 मिनट में 30 से कम रहनी चाहिए। अगर इसमें से अगर ये लगता है बच्चे की सांस गति इससे ज़्यादा जा रही है तो वो निमोनिया की शुरुआत हो सकती है। उसके लिए आपको फ़ौरन ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सर, आज की तारीख में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है इम्यून सिस्टम को लेकर। हर आदमी अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने पे लगा हुआ है और बूस्टिंग के टाइम पे शायद नुकसान भी हो रहा है, पर वो बड़े के लिए है। सर, छोटे बच्चों में भी क्या इम्यून सिस्टम को देखा जाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा एक मिथ है कि ये दवा खाने से हमारा इम्यून सिस्टम बन जाता है या विटामिन सी खाने से हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम कोई एक दिन में आदमी का इम्प्रूव नहीं होता, ये एक सतत प्रक्रिया है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, तो इम्यून सिस्टम आपका तभी अच्छा होगा। तो ये जो एक धारणा बनी है कि हम ये दवा खा लें तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, हम ये गोली खा लें हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, ये एक तरह की गलत धारणा है। इम्यून सिस्टम किसी भी आदमी का 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते में नहीं बढ़ सकता है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले और क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर भी नाराजगी जताई है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर के अंदर प्रवेश न दिए जाने पर आंदोलन शुरू कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने देव स्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ मंदिर के मुख्य गेट के आगे धरना दिया। इस मामले में गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने देव स्थानम बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि उन्हें मंदिर के भीतर जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए। केदारनाथ मंदिर को बंद करने के मामले में गंगोत्री धाम में भी तीर्थ पुरोहितों ने देव स्थानम बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव दीपक सेमवाल ने द वीर भारत न्यूज टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि जय गंगा मैया की। आज मीडिया के माध्यम से हम लोगों को यहाँ पर ज्ञात हुआ है कि श्री केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड द्वारा वहाँ पर जो मेन प्रवेश द्वार है भगवान श्री केदार बाबा का, वहाँ पर लॉक कर दिया गया है और वहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित साधु संत लोगों को भी वहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, जिसका कि हम सभी चारों धाम के तीर्थ पुरोहित लोग घोर भर्त्सना करते हैं। और उत्तराखंड सरकार से हम लोग अपील करते हैं कि जो ये देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है इसको तत्काल निरस्त करें और नहीं तो हम लोग यहाँ पर उग्र आंदोलन के बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी उत्तराखंड सरकार की होगी। जय गंगा मैया।